चलिए बताओ ये कौन सा सेट है? हैं 84। चल तो 84 उत्तराखंड का पहला प्रश्न। नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंग धार नामक रमणीक स्थल कौन से जनपद में है? कौन से जनपद है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो देखो कि जो सुरसिंग धार नामक जो जगह है वो कहाँ पर है आपका? हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धार से मुझे एक और धार याद आ रही है, वो धार है बेटुली धार। कहाँ है बेटुली धार? है कहीं पढ़ा था आपने बेटुली धार? अच्छा, नैनीताल में। हाँ, बेटुली धार कहाँ है? हाँ, सब टिहरी में है ना। हाँ, कौड़ियाला के आसपास है। ठीक है, बताओ और कोई। हम्म, कहाँ है? तो बेटुली धार है मुंशियारी में। कहाँ है? और मुंशियारी कहाँ है? तो मुंशियारी आपका कहाँ पर? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ठीक है, मुंशियारी कहाँ है? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। धार से ही मुझे एक और धार याद आ रही है, जो हमने हाल में ही कुछ दिन पहले किया था प्रैक्टिस सेट में ही। अगर याद आ रहा हो तो आपने एक धार पढ़ी थी छजोला धार, याद है किसी को? हाँ, कहाँ याद होगा ना, तो सदियों पुरानी बात है ना। छजोला धार, छजोला धार कहाँ पर है? छजोला धार है कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। अभी पौड़ी गढ़वाल के रिसेंट में हमने 2-3 प्रैक्टिस सेट में डाले थे लगातार प्रश्न, है ना। तो पौड़ी गढ़वाल के सारे पर्वत निपटा दिए थे। कामदा पर्वत कौन कौन से? कामदा पर्वत, शंभु निशंभु पर्वत और हेमकूट मणिकूट पर्वत पढ़े थे ना ये। चलिए जी, ठीक। तो ये धार भी आप साथ में क्या रखोगे? याद रखोगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ, और दूसरा प्रश्न है हमारे पास। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पे रहा है? तो बताओ भाई। देखो, हर साल भारत सरकार एक सर्वेक्षण करवाती है, स्वच्छता सर्वेक्षण। ठीक है, और उससे ये मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा शहर, कौन सा नगर स्वच्छता के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसमें ये देखा जाता है भाई कितना आपका शहर साफ सुथरा है, आपके यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का कितना बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है, या निकासी नाली वगैरह कैसी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके रैंकिंग निकाली जाती है। और इस रैंकिंग में बात करें तो हमारा उत्तराखंड का, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे कौन रहा उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में पहले नंबर पे रहा आपका कौन सा? लाल कुआं। ठीक है, और ये लाल कुआं पहले नंबर पे आने में देखो शॉकिंग आंकड़ा था ये। लाल कुआं इससे पहले कहीं नहीं था, बहुत दूर दूर तक नहीं था। लेकिन 2024 की रैंकिंग में लाल कुआं नगर पंचायत ने या नगर निकाय ने क्या किया? पूरे उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया, और इसको पूरे देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 54वां स्थान मिला है। वहीं देहरादून, वैसे जनरली देहरादून की बात करें तो देहरादून ने भी ठीक ठाक उछाल मारी है, और देहरादून ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 62वां स्थान प्राप्त किया है। पिछली बार देहरादून 68वें स्थान पे था। ठीक है, इस बार देहरादून कितने नंबर पे आ चुका है? 62वें नंबर पे। ये ऑल इंडिया रैंकिंग की बात हो रही है। और अगर अपने उत्तराखंड की बात करें तो पहले नंबर पे लाल कुआं हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो भाई तीसरे नंबर पे आपका रुद्रपुर नगर निकाय हो जाएगा। और रुद्रपुर ने इस टाइम पे जो स्थान प्राप्त किया है वो कौन सा प्राप्त किया है? 68वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा देखो, अगर मसूरी की बात करें तो जो मसूरी है, मसूरी ने इस रैंकिंग में जो स्थान प्राप्त किया है वो किया है 169। तो मसूरी तो बहुत पीछे है ना, 169। वहीं ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश तो और भी ज्यादा पीछे, 249 है ना। बाकी आपको और याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि ऋषिकेश और मसूरी मसूरी आपका मेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि इस बार की यानी कि 2024 की जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तराखंड का ये परफॉर्मेंस था। वहीं अगर हम पूरे राष्ट्र में बात करें, पूरे देश में बात करें, तो पहले नंबर पहला किसने प्राप्त किया है? किस नगर ने या किस जनपद ने, किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? और हमेशा पहला ही प्राप्त करता है जब से रैंकिंग आई है। इंदौर। तो ध्यान रखना, पहले नंबर पे कौन आया है? तो पहले नंबर पे इंदौर। ठीक है, इस रिपोर्ट में इंदौर क्या रहा है? पहले स्थान पे रहा है। और पिछले 7-8 साल से लगातार पूरे देश में
इंदौर जो शहर है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। हालांकि अभी आपको रिसेंट में एक डेवलपमेंट, एक घटना हुई है इंदौर में, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जो इसकी एक साख बनी हुई थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कर देता है, उस पर कलंक लगा देता है ना। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, किस वजह से? गंदे पानी की वजह से। देखा आपने आजकल रिसेंट में खबर चल रही, तो कई सारे लोगों, बच्चों की क्या हुई, यहाँ पे मृत्यु हुई। तो इससे थोड़ा बहुत जो है असर पड़ जाता है ना। ठीक है, चलिए जी, तो इतनी बात आप याद रखोगे। अगले प्रश्न पे आ जाऊं, और प्रश्न संख्या 23वां है, निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले देखो, भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव। अभी गृह विज्ञान वो वाला नहीं जो आपका स्कूल में गृह होम साइंस वाला नहीं है, हाँ ठीक है। ये कौन सा ग्रह है? ये कौन सा वाला ग्रह है? हाँ, वो कैसा ग्रह होता है? वो ऐसा वाला होता है ना, वो ये वाला होता है ना, अंतर समझ। ये जो होम साइंस वाला है वो ये वाला ग्रह होता है नीचे, और अगर ये है, ये वाला रॉ है, तो ये हो जाएगा आपका जो भी आपका क्या होता है, प्लैनेट्स वगैरह से संबंध। तो ऑब्वियसली बात है भाई, आईआईटी रुड़की में ही होगा, इंजीनियर से रिलेटेड है। तो आपका भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव जो है ये आईआईटी रुड़की में हेल्ड किया गया। तो यानी कि पहला तो बिल्कुल ठीक है। इंडो नेपाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, और ये हम पहले भी प्रश्न करा चुके हैं कि इंडो नेपाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला हल्द्वानी में नहीं बल्कि कहां पे आयोजित किया गया? देहरादून में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब प्रश्न के हिसाब से बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका हल्द्वानी में नहीं बल्कि कहां पे? देहरादून में क्या किया गया? आयोजित किया गया। वहीं अगर अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की बात करें तो ध्यान रखना, इस बार कहां हुआ? मुनि की रेती में आयोजित किया गया। और नेचर फेस्टिवल की बात करें तो ये आपका कहां पे हो जाएगा? हरसिल में हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर फेस्टिवल आपका कहां पे आयोजित किया जाता है? हरसिल में आयोजित किया जाता है। कहां पे आयोजित किया जाता है? हरसिल में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और महोत्सव है या कुछ और मेले हैं, जैसे एक मेला नारी शक्ति वंदन महोत्सव। बताओ कहां पे हुआ? नारी शक्ति वंदन महोत्सव। नारी शक्ति वंदन महोत्सव, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो कोई बताएगा? ये हमने 2-4 पेपर पहले भी कराया था मैंने आपको, नारी शक्ति वंदन महोत्सव। और इसका आयोजन जो है वो कहां पे कराया गया? रुद्रपुर में। कहां पे किया गया? रुद्रपुर में किया गया। ठीक है, नारी शक्ति वंदन महोत्सव जो है रुद्रपुर में किया गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दीदी भूली महोत्सव, तो दीदी भूली महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया है? दीदी भूली महोत्सव, तो दीदी भूली महोत्सव जो है उत्तरकाशी में आयोजित किया गया। ठीक है, वहीं अगर एक कौथी की बात करें तो एक कौथी है आपका वे बुआरी नौनी कौथिक। वे बुआरी नौनी कौथिक, ये कहां पे आयोजित किया गया? ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कहां पे? उत्तरकाशी में। क्यों? रुद्रप्रयाग वालों ने क्या किया है? कहां पे? कहां पे होता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, वह बुआरी नौनी कौथिक, ये आपका कहां पे आयोजित किया गया है? रुद्रप्रयाग में आयोजित किया गया है। रुद्रप्रयाग में आयोजित किया गया है। ठीक है, वहीं एक और उत्सव याद रखना, दीदी बैणा। ठीक है, कौन सा उत्सव है? दीदी बैणा महोत्सव। दीदी बैणा महोत्सव। ठीक है, दीदी बैणा महोत्सव। दीदी बैणा महोत्सव। और दीदी बैणा महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया? दीदी बैणा महोत्सव सब उत्तरकाशी ले जाओ, है ना। हाँ, उत्तरकाशी वाले भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ये सब हमारे यहाँ कब हुए और हमारे वहां यहाँ हुए और हमें पता ही नहीं चला, है ना। चले, तो दीदी बहना महोत्सव कहाँ पे आपका? ये पिथौरागढ़ में हो जाएगा भाई। कहाँ पे हो जाएगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। दीदी बहना महोत्सव आपका कहाँ पे होता है? पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक और कौथिक याद रखना, चैली बुआरी कौथिक। चैली बुआरी कौथिक। चैली बुआरी कौथिक। चैली बुआरी कौथिक, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? बागेश्वर में, है ना। चैली बुआरी, जैसे गांव में ना, हे बुआरी चल कौथिक चल रही है ना, तो कौथिक का नाम ही क्या रख दिया? चैली बुआरी कौथिक रख दिया, है ना। तो चैली बुआरी कौथिक आपका बागेश्वर में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है? बागेश्वर में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक और कौथिक याद रखना, सौर कौथिक।
और सौर कौथिक कहाँ पे आयोजित किया गया? सौर कौथिक, तो ये आपका देहरादून में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सौर कौथिक यानी सोलर सिस्टम से, ठीक है, या सौर ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा एक और महोत्सव याद रखना, 8वां पक्षी महोत्सव। अब ये बताओ भाई, 8वां पक्षी महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? कहाँ पे किया गया 8वां पक्षी महोत्सव? तो आयोजित किया गया कहाँ पे? ये किया गया मसूरी में। कहाँ पे आयोजित किया गया? मसूरी में आयोजित किया गया। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप पिछला वाला पेपर कितना रिवाइज कर रहे हैं ना, या खाली लिखते ही जा रहे हैं बस है? ठीक है, रिवाइज भी करते रहो, ये सारे मैं करा चुका हूँ। और प्रैक्टिस सेट का यही भी फायदा है ना, आपने 2-4 दिन पहले पढ़े, अब आपके रिवाइज भी होगी फिर से। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कौथिक या महोत्सव है। प्रश्न संख्या 24 पे आ जाते हैं, और प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है? तो बताओ भाई, उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा हो जाएगा? है उत्तराखंड का राज्य गीत? हाँ, तो उत्तराखंड का राज्य गीत है, बताओ कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। इस गीत की बात करें तो यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो गीत लिखा गया किसके द्वारा? हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया। हेमंत बिष्ट के द्वारा यह गीत लिखा गया, और इसको राज्य गीत कब घोषित किया गया? हाँ, 6 फरवरी 2016 को इसको राज्य गीत घोषित किया गया। ठीक है, अब क्योंकि राज्य गीत है तो भाई ऐसे थोड़ी कि कोई भी सीधे बोल दिया आपने ये गीत राज्य गीत हो जाएगा, है ना, कोई ना कोई समिति बैठाई जाएगी, वही समिति डिसाइड करेगी कि इस गीत को क्या दिया जाना चाहिए, राज्य गीत का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसके लिए जो समिति बैठाई गई थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, तो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, तो इसी समिति की सिफारिश पे 2016 में इसको राज्य गीत घोषित किया गया। वहीं अगर आवाज की बात करें तो भाई आवाज किसने दी इस गीत में अपनी? तो हमारे राज्य के सबसे लोकप्रिय गायक कौन हो जाएंगे? नरेंद्र सिंह नेगी। और दूसरी गायिका, इनकी भी बहुत शानदार आवाज है, नरेंद्र सिंह नेगी, और दूसरा है अनुराधा निराला। अनुराधा निराला, पौंड्रियाल मत करना, तो पौंड्रियाल तो भजन वाली है ना। ठीक है, हाँ, जो वैसे। ठीक, चले जी, तो ये ध्यान रखोगे आप साथ में। इसके अलावा अगर हाँ, एक अनुराधा पौंड्रियाल नहीं सुनी आपने? सुनी है ना, भजन नहीं गाती अनुराधा पौंड्रियाल, है ना, बहुत फेमस भजन है उनके। ठीक, चले जी। इसके अलावा देखो, क्योंकि राज्य गीत की बात चल रही है, तो राज्य गीत के साथ साथ एक राज्य का ढोल, ढोल ढोल नहीं, मतलब आंसर मैंने पहले बोल दिया ना, हाँ, राज्य का वाद्य यंत्र। और राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखो, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन याद आपको ये रखना है कि इसको कब कब दिया गया? 2015 में। और कौन सी समिति थी? भंडारी समिति, बस ये याद रखोगे, भंडारी समिति। ठीक, इसके अलावा राज्य की द्वितीय राजभाषा की बात करें तो द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो यह है संस्कृत। और संस्कृत को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? हाँ, साथ में मंथ भी याद रखना है, उनको पता है, आपने सन तो याद कर ही लिया होगा, है ना, तो ये आपसे मंथ भी पूछ लेंगे, है ना। जनवरी 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। वहीं अगर राज्य खेल की बात करें, है ना, राज्य खेल, तो राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल, तो राज्य खेला आपका कौन सा? फुटबॉल। अब ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि फुटबॉल राज्य खेल है, तो सभी को पता है भाई, है ना, तो प्रश्न के पेपर के हिसाब से फुटबॉल तो सभी को पता है राज्य खेल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया? हाँ, 2011 में दिया गया, लेकिन कब दिया गया? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 2011 में कब दिया गया? 11 अगस्त। ठीक है, हाँ, 11 अगस्त 2011। ठीक है, तो 11 अगस्त 2011 में इसको क्या दिया गया? राज्य खेल का दर्जा दिया गया। ठीक, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, और 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने, कोर्ट के माध्यम से सही सुमेलित कीजिए भाई। तो अभी तक ऐसे दो हमारे क्या हुए हैं,
मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी क्या बने, चीफ जस्टिस बने, है ना। चलो, तो देखो इनमें से कौन कौन से, तो एक है आपके एस.एच. कपाड़िया, ठीक है, सरोज होमी कपाड़िया फुल फॉर्म, और दूसरे कौन से आपके जगदीश सिंह खेर, ठीक है। एस.एच. कपाड़िया बाद में सुप्रीम कोर्ट के 38वें चीफ जस्टिस बनते हैं, और वहीं अगर जगदीश सिंह केयर की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के बाद में क्या बनते हैं, 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। इसके अलावा एस.एच. कपाड़िया के बारे में एक और चीज भी याद रखेंगे कि ये पारसी समुदाय के, है ना, पारसी समुदाय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो सिख समुदाय के पहले कौन बने हैं, जगदीश सिंह केयर, ये भी याद रखोगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के पहले चीफ जस्टिस जो सिख समुदाय से आए कौन थे, जगदीश सिंह केयर। अगर पारसी समुदाय से पूछे तो एस.एच. कपाड़िया। एस.एच. कपाड़िया के बारे में एक और चीज याद रखोगे कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये कौन थे, तो ये भी एस.एच. कपाड़िया थे। नहीं आया आपको समझ में, ये पॉइंट क्या था, स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद जिन्होंने जन्म लिया, उससे पहले जो भी चीफ जस्टिस रहे या जो भी रहे अभी तक, वो कैसे थे, स्वतंत्रता से पहले वाले थे, है ना। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले चीफ जस्टिस कौन बने सुप्रीम कोर्ट में, ये आपके एस.एच. कपाड़िया बने। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए तो ध्यान रखना कि भारत के संविधान में हाई कोर्ट की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में, हाई कोर्ट की व्यवस्था, भारत के संविधान में हाई कोर्ट की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की न्याय व्यवस्था को देखने के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। कौन सा है, अच्छा 62, हाँ कौन सा है 214, देखो यही भूल गए, माफ नहीं करेगा हाई कोर्ट आपको, है ना, कभी अगर केस गया ना कोई, हाँ 214, ठीक है। तो 214 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए। अब भाई हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में जज भी होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, उन सभी जजों को लीड करने वाला क्या होना चाहिए, एक सुप्रीम जज भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे कि अनुच्छेद 216 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक हाई कोर्ट में क्या होने चाहिए, कुछ न्यायाधीश होने चाहिए और एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ये व्यवस्था की गई है। और वही 217 की बात करें तो 217 में किसकी बात की गई है, नियुक्ति की बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है। तो 16 में क्या व्यवस्था है, इसमें न्यायाधीश और चीफ जस्टिस होना चाहिए। 17 में क्या है, इनकी नियुक्ति की बात करता है, ठीक। चलिए, अब क्योंकि हम उत्तराखंड के चीफ जस्टिस की बात करें तो आप एक एक करके बताएंगे, मुझे क्रम से बताएंगे, हैं हमारे राज्य के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, हाँ अशोक अवेंद्र देसाई, अशोक अवेंद्र देसाई, ये राज्य के पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। और अगर आपसे ये भी पूछता है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले कार्यवाहक चीफ जस्टिस, तो भी कौन होंगे आपके, अशोक अवेंद्र देसाई होंगे, क्योंकि जब शुरुआत में बनाया गया था तो केवल एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह था, है ना, चलो कुछ दिन देख लो, है ना, बाद में परमानेंट वाला भेज देंगे, लेकिन बाद में फिर इन्हीं को परमानेंट बनाया गया। तो अशोक अवेंद्र देसाई, अशोक अवेंद्र देसाई के बाद दूसरे कौन बने आपके, एस.एच. कपाड़िया, दूसरे थे आपके कौन से, एस.एच. कपाड़िया। तीसरे बताओ, हाँ विकास सिरपुरकर हो जाएंगे, विकास सिरपुरकर, ठीक। चौथे चीफ जस्टिस, हाँ सी जोसेफ, सी जोसेफ। पांचवे बताओ, पांचवे कौन थे, हाँ नहीं थे, हेमलता नाम बोली, हाँ नहीं थे, हाँ आप बताओ कौन थे, हाँ, राजीव गुप्ता ही थे, है ना। चलो जी, तो पांचवे हो जाएंगे आपके राजीव गुप्ता, गुप्ता, और उसके बाद छठे कौन से हो जाएंगे, हाँ इन्हीं के भाई विनोद गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है। सातवें नंबर के कौन है, जगदीश सिंह केयर यानी कि जे.एस. केयर, ठीक है। आठवें है वारी घोष, वारी घोष। नौवें बताओ, के.एम. जोसेफ हो जाएंगे। 10वें है रघुनाथन, रघुनाथन नहीं, राघवेंद्र, राघवेंद्र, रघुनाथ है, राघवेंद्र,
हाँ, अच्छा रमेश रंगनाथन थे, तो राघवेंद्र नहीं होंगे ना, रमेश रंगनाथन। ये कौन से नंबर के हो जाएंगे आपके, कौन से नंबर के हो गए, ये हो गया 7 8 9 10। 11वें नंबर के कौन से, राघवेंद्र सिंह चौहान। चलो जी, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, राघवेंद्र सिंह चौहान। चलो जी, 12वें नंबर के बताओ, विपिन सांघी। ठीक है, और उसके बाद ऋतु बहारी हो जाएगी। ठीक है, और वर्तमान में कौन है अभी, गुहानाथन नरेंद्र हो जाएंगे, गुहानाथन नरेंद्र। देखो ये सारे चीफ जस्टिस आपको पता होने चाहिए, और वो भी सीक्वेंस में। अगर नहीं कर रहे तो गड़बड़ी हो जाएगी फिर, क्योंकि अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन है, वर्तमान में कौन है, या पहली महिला कौन है, ये नहीं पूछेगा। अब आपसे क्रम में पूछेगा, है ना, जिग जैग करके फिर आपसे क्रम में पूछ लेगा। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके अलावा कोर्ट से ही संबंधित एक प्रश्न और, कि उत्तराखंड का पहला वाणिज्यिक कोर्ट कहां पर, उत्तराखंड का पहला वाणिज्यिक कोर्ट है देहरादून में, और दूसरा है, हाँ ठीक बोल रहे हो, हल्द्वानी में। पहला ध्यान रखना कहां पे, देहरादून में, और दूसरा हल्द्वानी में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में न्यूनतम ब्लॉक वाले जनपद हैं, तो बताओ भाई, न्यूनतम ब्लॉक वाले जनपद कौन कौन से। रुद्रप्रयाग में कितने ब्लॉक हैं, 3। बागेश्वर में कितने ब्लॉक हैं, 3। तो यानी कि दोनों हुई ना, ए भी सही और आपका बी भी सही, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रुद्रप्रयाग में जो 3 ब्लॉक हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। एक हो जाएगा आपका ऊखीमठ, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अगस्त्य मुनि, और तीसरा हो जाएगा आपको कौन सा ना, रुद्रप्रयाग नहीं, हाँ तीसरा कौन से, रुद्रप्रयाग वालों ने रुद्रप्रयाग को ही नहीं बनाया है ना ब्लॉक, तो तीसरा कौन सा फिर है, तीसरा वो है जो आपने नहीं सुना हुआ है ना, जखोली। तीसरा कौन सा है, जखोली हो जाएगा। ठीक, ऊखीमठ, अगस्त्य मुनि और आपका जखोली हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर बागेश्वर की बात करें, अब ये जखोली इसलिए भी नहीं पता क्योंकि ये रूट पे नहीं पड़ता ना, केदारनाथ वाले रूट पे नहीं पड़ता, ये बिल्कुल थोड़ा टेरी वाली तरफ पड़ता है ना। चलो, उसके बाद देखो बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में 3 है, बताओ कौन कौन से। हाँ, एक हो जाएगा आपका कपकोट, दूसरा हो जाएगा आपका गरुड़, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, स्वयं बागेश्वर। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे जनपद है तो इसीलिए इनके ना विधानसभा भी याद रख लो, विधानसभा सीट। जैसे रुद्रप्रयाग में बहुत आसान है ना विधानसभा सीट याद रखना, एक कौन सा है, हाँ जो बताओ एक सीट कौन सी है, हाँ एक सीट पहले पहले बाबा जी है ना, हाँ पहले केदारनाथ है ना, हाँ ये सीट केवल उत्तराखंड वालों को ही नहीं पूरी दुनिया को पता है ना, केदारनाथ सीट। ठीक है, और दूसरी सीट कौन सी है, हाँ दूसरी कौन सी है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, हाँ तो एक है केदारनाथ और दूसरी है रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलो जी, उसके अलावा अगर बात करें बागेश्वर की तो बागेश्वर में ध्यान रखना, एक तो स्वयं बागेश्वर है, ठीक है, और दूसरा कौन सी है, दूसरी है कपकोट। दो ही है, तीसरी तीसरी बन गई है, अच्छा नहीं बनाई तीसरी अच्छा अच्छा, मुझे लगा रातों रात परिसीमन हो गया होगा, है ना है, अच्छा अच्छा, वो नहीं, वो ब्लॉक है जो ऊपर लिखे वो ब्लॉक, जो अभी बता रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा सीट कवर करना भी आसान है, छोटी छोटी सीटें, तो दो दो आप याद रख लेना इनको भी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं कि हमारे राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक किस जनपद में, तो पौड़ी में हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक हो जाएंगे कहां पे, पौड़ी में, सर्वाधिक हो जाएंगे पौड़ी गढ़वाल में, और कितनी है, 15 ब्लॉक है। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, चलो ये है मिलान वाला प्रश्न, और मिलान वाला जरा मिला दीजिए। सबसे पहले देखो, अटल आयुष्मान योजना, अटल आ गया सीधे, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना कब हुई, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, हाँ 12 सितंबर 2019। ठीक है, 12 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुभारंभ हुई। आपने देखा होगा अगर आपको राशन मिलती हो तो कभी कभी दाल के पैकेट भी आ जाते हैं ना, और स्पेशली वो कौन सी दाल आती है, चना आती है ना, चना।
ठीक है, चलो जी। तो इसी इसी योजना के तहत आती है। लवा 2 किलो मिलता है, और ऐसा नहीं कि फ्री में मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है, वो लवा आधी रेट में मिलता है। अगर मान लो चना चल रहा 100 रुपए किलो, तो ये 50 में दे देंगे आपको, या 40-45 में दे देंगे, है ना। खैर आपको क्या ही फर्क पड़ता है, पर समस्या है कि हम फिर भी लेते हैं ना, वैसे फर्क क्या ही पड़ रहा, पर लेकिन ले लेते हैं फिर भी। चार धाम राजमार्ग विकास योजना, आपने देखा होगा लगातार चार धाम योजना पे काम हो रहा है, लगातार सड़कें चौड़ी हो रही है सड़कें चौड़ी, अब बहुत चौड़ी हो गई ना, हाईवे बन गए भयंकर भयंकर, ठीक है। चलो तो बताओ ये योजना कब स्टार्ट हुई, तो ये हुई आपकी 27 दिसंबर 2016, ठीक है, 27 दिसंबर 2016 में यह योजना आती है, ठीक है। और इस योजना का शुभारंभ 2017 में, क्योंकि चुनाव थे उत्तराखंड में, और मोदी जी रैली में आ रखे थे परेड ग्राउंड में, वहां से उन्होंने घोषणा करी थी 2016 में, ठीक है। चलो उसके बाद अटल आयुष्मान योजना है, अटल आयुष्मान योजना ये आपके 25 दिसंबर 2018, और सपोज दैट अगर आपको नहीं भी था पता, तो एक आइडिया लगाया जा सकता था ना, कैसे कैसे लगाया जा सकता था। हाँ उनका वो है, उनकी दीदी की शादी थी, हाँ, बहन की अच्छा, उनका क्या आता है, हैप्पी वाला बर्थडे आता ना, ठीक है, 25 दिसंबर, अभी तो मनाया हमने 25 दिसंबर को, अभी शायद उनका बर्थडे 101वां था, 101वां बर्थडे था ना उनका भी, ठीक है। चलो जी, तो अटल आयुष्मान योजना 25 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था, है ना। मुख्यमंत्री उत्थान एवं ज्ञान कोष योजना, तो बाकी जो बचा ये इनका हो गया, है ना, ठीक है। तो 20 फरवरी 2023 इसी योजना के तहत सरकार क्या करती है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप तो मत देखो है ना ऐसे, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए सरकार जो है कोचिंग वगैरह फ्री करवाती है। हाँ ढूंढने न लग जाओ, है ना, कहाँ है ये योजना, है ना। पर उसके लिए वैसे बच्चे भी होने चाहिए ना, अब ऐसे बच्चे थोड़े जो टीचर से, है ना, 1000 गुना अमीर हो है ना, ये उन बच्चों के लिए नहीं है, ये योजना उन बच्चों के लिए नहीं, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्या है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है। चलो जी, तो देखो मिलाओ जरा, ए का आपका कौन सा हो जाएगा, ए का 4, तो ए का 4 है कहीं, देखो अब मिलाने की जरूरत ही नहीं थी आपको ना, एक मिलाया और खत्म, प्रश्न खत्म हो गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इनके साथ हम कुछ और योजना देख लेते हैं, क्योंकि लगातार हम देखो मुख्यमंत्री उत्थान एवं ज्ञान कोष योजना, ठीक है, बच्चों से संबंधित हो गया। ऐसे ही एक और योजना लिखना, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना, ठीक है। और मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2023 में ये आई, ठीक है। चलो आपको, आपने लिया है इसमें से किसी योजना का फायदा, नहीं लिया है, तो उसके लिए मेधावी भी तो होना पड़ता है ना, ना ऐसे बोल रहे जैसे है ना हमें नहीं मिला, उसके लिए मेधावी होना भी जरूरी है, ठीक, ठीक है क्या अच्छा, ठीक है। हाँ तो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना आपकी 2023 में आती है। इसके अलावा एक और योजना लिखोगी आप, सीएम शोध प्रोत्साहन योजना, सीएम शोध प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना, और ये आपकी अगस्त 2023 में आई, ये भी कब आई, अगस्त 2023 में आई। यहाँ पे सरकार क्या करती है कि जो शोधार्थी है, यानी जो शोध वाले जो बच्चे हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं, उनको क्या देती है, आर्थिक सहायता देती है। क्योंकि भाई शोध करने में कई बार रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्स भी लगते हैं, आपको इधर उधर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है ना, तो भाई खर्चा होता है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता करती है, ताकि शोध को क्या मिले, राज्य में बढ़ावा मिले, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और याद रखना, उदयमान छात्र योजना, उदयमान छात्र योजना, उदयमान छात्र योजना, और उदयमान जो छात्र योजना है, यह योजना आई आपकी 2021 में, कब आई, 2021 में। ऐसे ही एक और योजना लिखना, रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है, हाँ, रोजगार प्रयाग पोर्टल, प्रयाग पोर्टल, और यह पोर्टल जो है सरकार ने 10 अक्टूबर 2023 में क्या किया, शुरू किया, ठीक है। अगर कोई बेरोजगार, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस पोर्टल के माध्यम से वो अपनी, है ना,
शैक्षिक योग्यता के अनुसार क्या कर सकता है, कंपनी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलो जी। तो अगर इन फ्यूचर यहाँ कोई इनसिक्योरिटी लगे तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ इन रोजगार पोर्टल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, हाँ ठीक, चलो जी। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 में होता है। चलो ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र में श्रावण महीने में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो बताओ भाई, भादो नहीं, श्रावण महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है जौनसार क्षेत्र में? है नुणाई त्योहार। क्या नुणाई त्योहार मनाया जाता है, जागड़ा मनाया जाता है? हाँ, नुणाई पक्की बात है। हाँ, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, समझिए, मैं आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है। नुणाई है जागड़ा? हाँ, जागड़ा होता है आपका कब, भादो के महीने। ठीक है, जागड़ा होता है भादो के महीने। और भादो के महीने में बात करें तो ध्यान रखना, यह महासू देवता का क्या है, मुख्य त्योहार है। इस दिन महासू देवता को क्या कराया जाता है, टोंस नदी में स्नान करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, टोंस नदी में स्नान करवाया जाता है। टोंस नदी में स्नान करवाया जाता है। वहीं अगर श्रावण महीने में बात करें तो श्रावण महीने में कौन सा त्योहार होता है, नुणाई होता है। और यह त्योहार जो होता है वो किसका होता है, भेड़ पालकों का त्योहार। भेड़ पालकों का क्या होता है, त्योहार होता है। ठीक है, चैतौल त्योहार बताओ, चैतौल है कहाँ पे होता है? हाँ, पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा देखो, बाकी अगर हम बात करें जौनसार वाले क्षेत्र में कई सारे और भी त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लोग बैसाखी को किस रूप में मनाते हैं? हाँ, बैसाखी को विषु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी को विषु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा विजयदशमी को किस रूप में मनाया जाता है? विजयदशमी को किस रूप में? तो ये पायता के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है? पायता के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी को किस रूप में मनाया जाता है? जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये बताओ मुझे कि जौनसार, जो आपका जौनसार क्षेत्र है, जो आपका रवाई जौनपुर वाला क्षेत्र है, जो उत्तरकाशी का जो रवाई क्षेत्र है ना, जो ये पूरा जनजातीय टाइप का जो क्षेत्र है, ठीक है, अपनी आर्ट एंड कल्चर के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ पे दीपावली, एक तो मेन दीपावली होती ही होती है ना, उसको इतने अच्छे उससे नहीं मनाते, लेकिन जो उसके बाद एक माह बाद जो दीपावली आती है, एक महीने बाद, है ना, जो आपकी किस महीने में आती है, मंगसीर, मंगसीर दीपावली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ये दीपावली जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और इसी दीपावली को ये क्या बोलते हैं, देवलांग। क्या बोला जाता है, देवलांग कहा जाता है। तो जो ये मेन दीपावली से एक माह बाद आती है, एक माह बाद कब आती है, मंगसीर में आती है। ठीक है, कब आती है, मंगसीर में आती है। ये बड़ा ध्यान रखना भाई, मंगसीर दिवाली अभी पिछले महीने दिसंबर में मनाया है। अगर आप पेपर पढ़ रहे होते तो आपको खबर भी मिल जाती है ना, पढ़ते तो है नहीं, तब कहाँ से मिलेगी खबर, है ना। ठीक है, चलिए अभी दिसंबर में ये आपका त्योहार, दिसंबर शुरू में। हाँ ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। और अगला प्रश्न है हमारे पास, मैच करिए इनको जरा। सबसे पहले देखो, मेले से संबंधित है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत में लगता है। थल मेला पिथौरागढ़। और बिस्सू मेला आपका, हाँ अब कई लोग सोचे ये तो अभी जौनसार पड़ा, यही सोच रहे हैं ना, तो भाई उत्तरकाशी भी जो उसके इलाके लगते हैं ना, जौनसार के आसपास वाला जो इलाके, उत्तरकाशी में बहुत सारे क्षेत्रों में विश्व त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। चलो, तो कौन सा सही हो गया, एक का एक और दो का चार, एक का एक दो का चार, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकनाथ यात्रा का संबंध कहां है? मणिकनाथ यात्रा कहां होती है, कहां होती है मणिकनाथ यात्रा? अब मणिकनाथ का मंदिर कहां है कहां है, टेरी वालों, टेरी वालों ना, ठीक, कहां है, टेरी गढ़वाल में। कहां पर है, टेरी गढ़वाल में। तो ए इज द आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या होना चाहिए आपका, सही आंसर होना चाहिए। बाकी देखो, यात्राओं के बारे में कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। जैसे
अगर आपसे ये पूछा जाए पवाली काठा यात्रा है, बताओ, पवाली काठा केदार यात्रा है ना, टिहरी रुद्रप्रयाग, ठीक है। अगर वारणी पंचकोसी यात्रा पूछे, उत्तरकाशी हो जाएगा। अगर आपसे सहस्ताल महासरताल यात्रा कहाँ है, हाँ टिहरी में ही हो जाएगा, है ना, ठीक है। अबे दोनों ताल वही हैं तो ये तो वैसे भी बोल सकते थे। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा, पिथौरागढ़ से कैलाश, ठीक है। गाड़ू घड़ी यात्रा है, कहाँ होता है, ये भी नहीं पता है ना। हाँ, इतनी बार मैंने यात्रा वाले क्वेश्चन डाले। टिहरी से बद्रीनाथ हो जाएगा, है ना, ठीक है। तिल पिरोने की, तिल का तेल पिरोने की प्रथा है, और इसी तिल के तेल से जब कपाट खुलते हैं तो पहला दिया इसी से जलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई यात्रा याद आ रही हो आप लोगों को, है नहीं आ रही है, खतलिंग रुद्रा देवी भी नहीं आ रही है, आ रही है। दयोरा यात्रा कहाँ होती है, उत्तरकाशी में होती है। चलो जी, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इंद्रमणि बडौनी केदार नृत्य के ज्ञाते थे, यह एक प्रकार का क्या है, तो भाई है चौफला है, मंडार नृत्य है, ठीक है। वो एक प्रकार का क्या है आपका मंडार नृत्य है, केदार नृत्य कुछ और नहीं, ये प्रकार का मंडार नृत्य ही है। बाकी इंद्रमणि बडौनी की बात करें तो इंद्रमणि बडौनी के बारे में हमने कुछ पहले भी चर्चा करी थी। इंद्रमणि बडौनी की बात करें, सबसे पहले ध्यान रखना इनका जन्म, बताओ जन्म कब हुआ इंद्रमणि बडौनी का जन्म, इनका जन्म बताओ भाई, कम से कम तिथि तो बता दो। लोक साहित्य दिवस, लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर कब, 1925 में, कहां पे, टिहरी के कौन सा गांव, अखोड़ी गांव, टिहरी का अखोड़ी गांव, टिहरी गढ़वाल हो जाएगा। 24 दिसंबर 1925 में टिहरी के अखोड़ी गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना 1956 में 1956 ईस्वी में इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में कहां पे, गणतंत्र दिवस के अवसर पे कर्तव्य पथ पर क्या किया गया, केदार नृत्य किया गया था, है ना, केदार नृत्य किया गया था इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक। फिर साल आया 19 कब, 1979, और 1979 में यूकेडी की स्थापना हुई थी। यूकेडी की स्थापना करने के ये क्या थे, संस्थापक सदस्य थे, क्या थे, संस्थापक सदस्य थे, और आजीवन ये यूकेडी के ही क्या रहे, सदस्य रहे, ठीक। फिर उसके बाद साल आया 1994, है ना, कब, 7 अगस्त 1994, पृथक राज्य की जब लड़ाई चल रही थी तो इनके द्वारा पौड़ी के प्रेक्षागृह के सामने क्या किया गया था, आमरण अनशन किया गया था पौड़ी में, ठीक है, आमरण अनशन किया गया था, ठीक है। फाइनली 18 अगस्त 1999 में इनकी क्या होगी, डेथ होगी, इनकी क्या होगी, डेथ होगी। 2014 में उत्तराखंड सरकार के दिवस पे, सरकार के दिवस नहीं, 2014 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इनके जन्म दिवस को उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, ठीक है, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। क्लियर इतनी बात, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न कलाकार एवं प्रथम वीडियो एल्बम के निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे, तो थे आपके कौन, गणेश वीरान हो जाएंगे, ठीक है, वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाओ, निर्माता अनुज जोशी द्वारा उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी थी, कौन सी थी गढ़वाली फिल्म, तेरी सौ, ठीक है, कौन सी थी, तेरी सौ, और ये तेरी सौ कब आई, ये आई आपकी 2003 में। अगर इस तेरी सौ फिल्म की बात करें तो यह मुख्य रूप से पृथक राज्य आंदोलन की जो हमारी लड़ाई चल रही थी उसमें किस घटना पे आधारित है? रामपुर तिराहा कांड, है ना, रामपुर तिराहा कांड, जो कि कब हुआ, हाँ 2 अक्टूबर 1994, ठीक है, रामपुर तिराहा कांड पे आधारित थी। वहीं अगर चक्रचाल की बात करें तो चक्रचाल किस पे आधारित थी, राज्य की, हाँ भूकंप पे आधारित पहली फिल्म, भूकंप पर आधारित पहली फिल्म
जो कि कब रिलीज होती है, 1997 में रिलीज होती है। ठीक है, बाकी ये बताओ राज्य की पहली बाल फिल्म है, बुल्लू नहीं गुल्लू है ना। हाँ, क्या है, गुल्लू है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे राज्य की पहली धार्मिक फिल्म या गढ़वाली धार्मिक फिल्म, धारी देवी हो जाएगा, है ना। चलो जी, हाल में ही वह फिल्म जिसको बुसान शहर में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है वहां पे प्रदर्शन किया गया, कौन सी फिल्म थी, पातालती, भोटिया जनजाति के एक किशोर पे आधारित लघु फिल्म है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि घूस्ट विलेज पे आधारित एक फिल्म कौन सी है, एक था गांव, किसकी है, सृष्टि लेखरा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड है, कौन सी थी, है कारा, काराइक प्रथा, हाँ काराइक प्रथा हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, वह फिल्म जो रोजगार की तलाश में पहाड़ का युवक जब महानगरों की ओर पलायन करता है तो बाद में नशे की धुत में अपना जीवन बर्बाद कर देता ना, कौन सी फिल्म थी। हाँ, कई बार वो नशे की चपेट में भी आ जाता ना, जिससे जीवन बर्बाद हो जाते हैं, कौन सी फिल्म थी। उसके लिए सुबेर का घाम देखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, सुबेरो घाम, भाई जो आदमी नशे की धुत में होगा तो उसको सुबेरों का घाम देखना नसीब होगा, नहीं होगा ना, ऐसे उठेगा 2-4 बजे, है ना, दिन के। ठीक है, चलो जी, अगले प्रश्न में आ जाओ। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शाहपट्टा प्रथा का संबंध किससे है, शाहपट्टा प्रथा का संबंध किससे है, तो बताओ किससे है, विवाह से संबंधित है। ठीक है, किससे हो जाएगा, विवाह से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, हमारे राज्य में अगर बात करें कृषि उत्सव के समय कौन सा गीत गाया जाता है, कृषि उत्सव के समय जो मुख्य गीत, हुड़किया बोल, है ना, कहाँ, पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में जो भूटांतिक क्षेत्र है, विरह गीत कौन कौन से हैं, हैं हैं, चौफला है, चमासा, ठीक है, विरह गीत है चौमासा, है ना, विरह गीत है ना, दुख होता है ना, नवविवाहित लड़की अपने मायके में, है ना, बरसात के समय पर। चलो जी, किस कवि को प्रकृति का चित्त चितेरा कहा जाता है, नहीं तो नहीं बताया तो चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा फिर, अगर नहीं बताया तो, है ये इतना आसान प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत जी, है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ ये भी है, कौन, सुमित्रा नंदन पंत। और 4 स्तंभ कौन कौन से, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, चलो जी, सुमित्रा नंदन पंत की बात करें भाई, सबसे पहले ध्यान रखना इनका जन्म तो आपको रटाया रटाया होना चाहिए, बताओ जन्म, आप 20 मई 1900 ईस्वी को कहां पे हुआ, हाँ कौसानी में हुआ, कहां पे हुआ, कौसानी में हुआ। ठीक है, 20 मई 1900 को इनका जन्म कहां पे होता है, कौसानी में होता है, कहां पे होता है, कौसानी में होता है। साल 1938 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका का क्या किया, संपादन किया था, उस पत्रिका का नाम क्या था, रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया। साल आया 1957, और 1957 में ध्यान रखना, आज जिसे आप आकाशवाणी कहते हैं ना, 1957 से पहले इसका नाम हुआ करता था ऑल इंडिया रेडियो। 1957 में इन्हीं के सुझाव पे भारत सरकार के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया आकाशवाणी रखा गया। ठीक है, चलो जी, तो 1957 में ऑल इंडिया का नाम क्या रखा गया, आकाशवाणी रखा गया, आकाशवाणी। ठीक है, उसके बाद साल आया 1960, और 1960 में इन्हें एक पुरस्कार दिया जाता है, और कौन सा पुरस्कार था वो, कौन सा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, मैंने SAP लिख दिया शॉर्ट में, है ना, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। और किस चीज के लिए दिया जाता है, कला एवं बूढ़ा चांद, कला एवं बूढ़ा चांद के लिए इनको क्या दिया जाता है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। साल आया 1961, और साहित्य में बेहतरीन कार्य करने के लिए इनको 1961 में
पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ठीक, फिर साल आया 1968 और पहली बार एक नया पुरस्कार इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 1968 में इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था किस रचना के लिए दिया गया? इनको चिदंबरा के लिए दिया गया। ये भी याद रखना, किसके लिए दिया गया? चिदंबरा के लिए दिया गया। ठीक है, किसके लिए दिया गया? चिदंबरा के लिए दिया गया 1968 ईस्वी में। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना साल 2015 में, ठीक है, इनके नाम पे क्या निकाला गया? एक डाक टिकट निकाला गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में क्या रखना है? आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें, देखो रचनाएं, क्योंकि रचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बताओ सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है, और है ज्योत्सना है, वीणा, पल्लवी, ठीक है, और शिल्पी और रजत शर्मा। अच्छा, रजत शिखर, मुझे लगा वो वाला भी उन्हीं की देन है, रजत शर्मा। और कौन सी है? ठीक है, ये सभी रचनाएं आप सुमित्रा नंदन पंत जी की क्या रखोगे? याद रखोगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है, किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया? बताओ, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? चलो जी बताओ, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? किसने किया? किसी को नहीं पता? अरे किसी को तो होगा कम से कम पता। ठीक है, तो ये किया धर्मानंद जमलोकी के द्वारा। एक चीज आपको पता है भाई, मेघदूत है किसकी रचना? ओरिजिनल है? अच्छा, ये भी नहीं पता? हाँ, किसकी है? तो मेघदूत जो मेन रचना है किसकी है? यह है कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास। और कालिदास द्वारा रचित जो ये मेघदूत है, इसका गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? धर्मानंद जमलोकी के द्वारा किया गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि गढ़वाली मेघदूत किसकी रचना है, ठीक है, अंतर है दोनों प्रश्नों में, एक साथ मत कर देना। गढ़वाली एक रचना है, गढ़वाली मेघदूत, गढ़वाली मेघदूत, तो बताओ तब ये किसकी रचना है? फिर ये है मंगलेश डबराल की। किसकी है? मंगलेश डबराल की। बात आई समझ में? हाँ, ये एक किताब नहीं है। ठीक है, जो धर्मानंद जमलोकी ने किया वो कालिदास की मेघदूत का उसने बस अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया। लेकिन जो दूसरी पुस्तक है गढ़वाली मेघदूत, ये है किसकी? मंगलेश डबराल की है। किसकी है? मंगलेश डबराल की है। ठीक है, किसकी हो जाएगी? मंगलेश डबराल की हो जाएगी। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखो, चाहे आपका काला माटी हो, चाहे आपका मल्ला पैनोली हो, दोनों जगह से प्रागैतिहासिक काल के क्या मिले हैं? शैलचित्र मिले हैं। और इसके अलावा और कई सारे स्थान हैं, जैसे कौन सा स्थान है? लाखोडियार। क्या लाखोडियार से मिले हैं? लाखोडियार कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसके अलावा अगर आपसे पूछूं मैं, पेटसाल है, पेटसाल भी है। इसके अलावा कौन से? फड़कानौली, यहां से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा फलसीमा, ठीक है, ये भी कहां पे पड़ता है? आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहां से प्रागैतिहासिक काल के क्या मिले हैं? शैलचित्र मिले हैं। किस पुस्तक से खुरबड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? बताओ, किससे मिलती है खुरबड़ा युद्ध की जानकारी? 38 नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ है? अच्छा, ये है। हाँ चलो, वैसे तो ये तो पता ही होगा वैसे भी, है ना? हाँ ठीक है, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो विचारी, कठुआ, जागरिया, और इनमें से कोई नहीं, है ना? तो गोरखा शासन में न्यायाधीश क्या होता था? बेचारा ही होता था ना, बेचारा ही हुआ। अन्याय तो देना है नहीं उसने, तो बेचारा ही हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो ये विचारी हुआ करता था। उसके अलावा अगर कठुआ की बात करें तो कठुआ, इन्होंने तो भाई पंडितों को भी नहीं छोड़ा ना, जबकि उस टाइम पे सबसे, है ना, समाज का सबसे जो प्रतिष्ठित जो समुदाय था वो कौन सा था? पंडित, ब्राह्मण था। इन्होंने ब्राह्मण होगा तो अपने लिए होगा, है ना? ठीक है ना? यहाँ कुछ नहीं चलेगा भाई, ब्राह्मण ब्राह्मण, है ना?
ठीक है, चला आजा तो भी काम कर, है ना। तो देखो जो ब्राह्मण दास हुआ करते थे, ब्राह्मण दास, उनको क्या कहा जाता था, कठुआ। इन्होंने अपने हिसाब से ब्राह्मण को भी बोला था, केवल ब्राह्मण की इस जाति को हम क्या करेंगे, सम्मान देंगे, बाकी तुम सब क्या है, दास हैं, गुलाम है सब, है ना। ठीक है, तो उनको बोला जाता था कठुआ। वहीं जागरिया की बात करें तो जागरिया इनके उसमें क्या होते थे, सैनिक हुआ करते थे, लेकिन कैसे सैनिक, कार्यरत सैनिक, परमानेंट, अग्निवीर वाले नहीं, हाँ, कौन से, परमानेंट सैनिक, ठीक है, परमानेंट। और जो अग्निवीर मतलब जैसे वर्तमान में जो आपकी क्या है व्यवस्था है अग्निवीर जैसे वाली, वो वहां पे क्या होता था, ढाकचा, है ना, ढाकचा या ढाकरिया, ढाकचा या ढाकरिया। तो गोरखों के समय पर जो आपके जैसे 2 वर्ष के लिए जो सेवा विमुक्त हो जाते थे, उनको क्या बोलते थे, ढाकचा ढाकरिया कहा जाता था। और जो कार्यरत सैनिक है उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे जागरिया या जागचा कहा जाता था। अगला प्रश्न, किस पुस्तक से खुड़बड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो बताओ भाई किससे मिलती है, तो ये मिलती है वैली ऑफ दून। किससे मिलती है, वैली ऑफ दून। सभासार की बात करें भैया, सभासार बताओ, सभासार किसकी है, सुदर्शन शाह की है। गढ़ राजवंश किसकी है, गढ़ राजवंश है, गढ़ राजवंश किसकी है, मूलाराम की। गढ़ राजवंश किसकी हो जाएगी, गढ़ राजवंश किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी किसकी, अरे किसकी होगी, मोलाराम की। और गढ़वाल गजेटियर किसकी है, गढ़वाल गजेटियर, चलो भाई ऑनलाइन वाले कमेंट करके भेजेंगे गढ़वाल गजेटियर, है ना, वैसे चुपके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, हाँ, अभी नहीं बताऊंगा, क्लास की बात बताऊँ, है ना, ठीक है। हाँ, ऐसे सोच रहे मेरे को नहीं आता ना, हाँ, ऐसे सोच रहे हाँ, ये ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे सर को नहीं पता, जानबूझ करके, है ना, वो कर, गढ़वाल गजेटियर है HG वॉल्टन की, है ना, हाँ, चलो जी, कहीं भ्रम ना हो ना आप लोगों को कि मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ऐसा। चलो जी, अगला प्रश्न है, टिहरी राजशाही के विरुद्ध टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो ये आपकी 23 जनवरी 1939 ईस्वी को किया गया था, है ना। तो आपने देखा होगा कि टिहरी राज्य प्रजामंडल के लिए कई सारी लड़ाइयां भी हुई, है ना, सिरदेव सुमन जैसे जो महान क्या थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। ये चाहते थे कि भाई टिहरी में भी राजशाही ना हो, मतलब भले राजा का शासन तो रहे, लेकिन उसके अंडर में एक उत्तरदायित्व सरकार हो, है ना, राजा केवल उस प्रजामंडल की या उस मंडल की या जो भी सभा होगी उसके क्या बोलते हैं उस सलाह पे कार्य करे, जैसे वर्तमान में होता है ना लोकसभा राज्यसभा, बस ऐसी हो, ठीक है। तो 23 जनवरी 1939 में यह संगठन बना था। और इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो इसके संस्थापक सदस्य बताओ कौन कौन से थे इसके संस्थापक सदस्य हैं, तो ये है आपके श्याम राम भट्ट, श्याम राम भट्ट, ठीक है, तोताराम गैरोला, ठीक है, तोताराम गैरोला, ठीक है, तोताराम गैरोला हो जाएगा। उसके बाद महिमानंद डोभाल, महिमानंद डोभाल, महिमानंद डोभाल, ठीक है, महिमानंद डोभाल हो जाएंगे, ठीक। इसके अलावा श्यामचंद्र सिंह नेगी, श्यामचंद्र सिंह नेगी, श्यामचंद्र सिंह नेगी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ध्यान रखना श्यामचंद्र सिंह नेगी जी के घर में, कहां पर, चक्कोवाला, देहरादून में एक स्थान पड़ता है चक्कोवाला, देहरादून में इसकी क्या की गई थी, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आ जाओ, किस कमिश्नर द्वारा 1819 में पटवारी पद सृजित किया गया था, बताओ। ट्रेल, विलियम ट्रेल के शासनकाल में 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए गए थे। जिस पटवारी की आप तैयारी कर रहे हैं वो पटवारी का पद किसने बनाया, विलियम ट्रेल ने बनाया, है ना। और क्यों बनाया था, ऐसे ही, किसने बनाया है, लैंड के उसके लिए क्या, हाँ, लैंड का क्या मेन उस टाइम पे क्या था, राजस्व, है ना। और राजस्व का मेन जो स्रोत होता था वो क्या होता था, कृषि होता था, है ना। तो राजस्व कलेक्ट करने के लिए पटवारी पद का क्या किया गया था, सृजन किया गया था।
इसके अलावा देखो ट्रेल के समय कई सारे कार्य हुए हैं। पहली बात तो ट्रेल 1816 में कमिश्नर बना और 1835 ईस्वी तक क्या रहा, कुमाऊं का कमिश्नर रहा। कुमाऊं कमिश्नर का मतलब केवल वर्तमान कुमाऊं नहीं, पूरा उत्तराखंड। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको ध्यान रखना 1816 ईस्वी में इसके द्वारा आते आते इसने जेल बना दी भाई, है ना। कौन सी जेल बनाई, अल्मोड़ा जेल। और 1821 में कौन सी जेल बनाई, पौड़ी जेल। ठीक है, साल 1920 में इसने बोला भाई इससे पहले निःशुल्क होता था, अब इसने कोर्ट में जो है क्या लगाई, फीस लगाई, तो स्टाम्प शुल्क की शुरुआत करी, स्टाम्प शुल्क की शुरुआत। और ये कितना तय किया गया, 8 आना। ठीक है, 8 आना। वहीं साल 1822 में बात करें तो साल 1822 में इसके द्वारा जो है शराब को नियंत्रित किया गया और एक नया विभाग बनाया गया, कौन सा, आबकारी विभाग। हो सकता है कल के दिन आपका जो है आबकारी विभाग में जॉब लग जाए, है ना, लग सकती है ना, है, सोच रहे मजा आ जाता फिर ना, आबकारी विभाग, दारू ही दारू चलते फिर उसके बाद, है ना नहीं है, हाँ, आबकारी विभाग। ठीक है, तो ये आबकारी विभाग किसने शुरू किया था, ये भी आपके ट्रेल ने शुरू किया था। वहीं इसके अलावा ध्यान रखना 1822 में ही इसके द्वारा एक सेना बनाई गई थी, कौन सी, खच्चर सेना। कौन सी सेना बनाई गई थी, खच्चर सेना। कुली बिगार के विकल्प के रूप में खच्चर सेना की क्या गई थी, स्थापना की गई थी। साल 1824 1824 में इसके द्वारा जो है डबल लॉक की व्यवस्था की गई थी, डबल लॉक व्यवस्था की गई थी, है ना, ताकि जो है सरकारी जो खजाना हो वो और ज्यादा क्या हो, उसकी और ज्यादा सिक्योर हो, तो डबल लॉक व्यवस्था की गई थी 1824। साल आया 1829-30 और 1829-30 में इसने जो है क्या क्या कराया था, सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज बनवाना शुरू किया था 1830 में। 1830 में, कब, 1830 ईस्वी में, ध्यान रखना। तो 1830 ईस्वी में जो है क्या किया गया, 1830 ईस्वी में इसने जो है ट्रेल पास की खोज करी। किसकी खोज करी, ट्रेल पास की खोज करी। साल 1833 में अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की, किसकी शुरुआत करी, देसी चिकित्सक की, इसके द्वारा क्या की गई, शुरुआत की। और 1835 में बात करें तो 1835 में इसने कई महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बनाए, जैसे रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग, ओखीमठ चमोली मार्ग। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है, इसी के द्वारा करवाया गया था। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक, ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए, 3 मई 1815। ठीक है, ध्यान रखना 3 मई 1815 में कुमाऊं कमिश्नर या कुमाऊं कमिश्नरी क्या की गई थी, या ई गार्डनर को कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। गुलाबी कांठा बुग्याल, हरकी दून बुग्याल, देवदानी बुग्याल कहाँ है, कहाँ है, उत्तरकाशी में। तपोवन बुग्याल है, चांसिल बुग्याल है, कुश कल्याण बुग्याल है ना, रुइन सियारा बुग्याल है। ठीक है, तो ये सारे बुग्याल आपके कहाँ पे हो जाएंगे, उत्तरकाशी में हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से नदी व उनके स्रोत के आधार पे सम्मिलित करिए। पूर्वी गंगा कहाँ से निकलती है, क्या पुंटिंग हिमनद से निकलती है, बिल्कुल निकलती है, सही बात है। गौरी गंगा मिलम से निकलती है, नंदाकिनी नंदा घुघुटी से निकलती है, तो सभी सत्य तो होगी, है ना। चलो जी, लड़िया कांठा पर्वत शिखर कहाँ है, लड़िया कांठा पर्वत श्रेणी कहाँ है, अरे नैनीताल में है। ठीक है, कहाँ है, नैनीताल में। पिछले ही प्रैक्टिस सेट में नैनीताल के मैंने कुछ पर्वत पढ़ाए थे, आपको याद है, हाँ जी बताओ। एक है आपका हिडिंबा पर्वत, कहाँ है जी, हिडिंबा पर्वत, नैनीताल में। एक बहुत प्यारा पर्वत हनी बनी, याद है कुछ, हनी बनी पर्वत कहाँ है, नैनीताल में। बाकी और शेर का डांडा, शेर का डांडा नैनीताल हो जाएगा। और बताओ इसके अलावा है, शेर का डांडा बस एक ही है, शेर का डांडा। देवपात, अयारपात, ठीक है, स्नो व्यू, स्नो व्यू हो जाएगा। आलमसरिया कांठा, आलमसरिया कांठा, ठीक है। चीना पीक या चाइना पीक, या इसी को क्या बोलते हैं, नैना पीक भी कहा जाता है ना। तो देखो जो नैनीताल झील है उसके आसपास ये 7 पहाड़ियां हैं, बाकी और पहाड़ियां ये हैं आपकी। ठीक है,
अगला प्रश्न, असंगत युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहले देखो भाई बहन का ताल, क्या महासर ताल ठीक है? ये भी बिल्कुल सही है। त्रिकोण ताल सतोपंथ बिल्कुल ठीक है। 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल ठीक है। कहाँ है डोडी ताल? उत्तरकाशी में। सतोपंथ कहाँ है? चमोली में है। और महासर ताल कहाँ है? टेरी में। कटोरी नुमा ताल क्या मसूर ताल है? नहीं, तो फिर कौन है? नैनीताल तो है कटोरी नुमा। नहीं है? नहीं है? नहीं है तो बताओ कौन सा है फिर? मदन कोट गर्म जलप्रपात कहाँ है? कहां पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलो पिथौरागढ़ में और जलप्रपात बताओ। बिरथी, गराऊं, भेलछड़ा, भुरमनी, और भी है कोई? हाँ बताओ, और है तो कोई? अगला प्रश्न, गंगा नहर पर बनी मोहम्मदपुर परियोजना कहां पर है? तो ये हरिद्वार में। ठीक है, उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने का एक प्रमुख मानवीय कारण है। देखो, क्या आकाशीय बिजली है? क्या आकाशीय बिजली से आग लगती है? भाई जब आकाशीय बिजली जब होगी तो उसे आग कैसे लगेगी? है ना, वो चिंगारी तो वहां आसमान में आ रही है, यहाँ नीचे थोड़ी ना आ रही। ठीक है, चलो है बिजली गिरती है ना, तो भाई वो ऐसे टाइम पे गर्मियों में थोड़ा ना गिरती बिजली। बिजली कब गिरती है? हैं? कब गिरती है बिजली? जब बरसात का टाइम, और उस टाइम पे कहाँ आग लगती है? उस टाइम पे लगती है आग? बरसात में आग लगती है? आग लगेगी तो बुझ जाएगी। ठीक है, चलो जी, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। पत्थरों का आपसी घर्षण, क्या पत्थरों का आपसी घर्षण क्या मानवीय घटना है? इससे आग लगती है, ये बात सच है। पत्थरों के आपसी घर्षण से आग लगती है, लेकिन मानव थोड़ा चलो रे, मानव को लगानी होगी तो माचिस लेके जाएगा ना, ये थोड़े कि वहां पत्थरों का घर्षण कर रहा है ना? तो देखो ये भी नहीं होगा। जलती माचिस की तीली व कृषकों द्वारा खेत के अवशेष जलाना, हाँ भाई ये बात हो सकती है ना। ठीक है, कुछ नहीं किया, आप गए जंगल में, गए जंगल में थे, बीड़ी जलाई आपने, है ना, और तीली ऐसे रख दी वहां, तो लगी जंगल में आग। या कई बार खेत क्या होते हैं आपके, जंगल के आसपास ही होते हैं, तो आपने क्या किया, आग जलाई खेत में अपना कूड़ा वगैरह कड़कड़ जलाने के लिए। उसी टाइम मान लो हवा आ गई, तो हवा की झोंके से भी क्या हो सकता है, वहां आग लग सकती है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब? 6 जून 2006। और पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनता है भारत में। नंदौर वन्यजीव विहार किन 2 जनपदों में है? तो भाई ये है आपका नैनीताल व चंपावत में। ठीक है, अभी हाल में ही किसी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को रेगुर कहा जाता है? तो काली मृदा को कहा जाता है। चलो जी, देखो 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार आपको ये बताना है कि कौन सा कितना होता है। देखो, गेहूं राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे गेहूं बोया जाता है, तो 29% हो जाएगा। धान आपका 27% हो जाएगा। तीसरे नंबर पे गन्ना आ जाता है 10%, और मंडवा आपका 7% हो जाएगा। तो एका 4, ऐसा 4 3 2 1 आ रहा ना, 4 3 2 1, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद बताओ कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद हमेशा याद रखना कौन सा है? उत्तरकाशी है। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व की अगर बात करें तो कुछ पॉइंट आप इसमें अच्छे से याद रखेंगे कि सबसे पहले जैसे उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी का जनघनत्व कितना है? 41 है। ठीक है, उसके बाद जनघनत्व में दूसरे नंबर पे कौन आता है? चमोली आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आता है? पिथौरागढ़ आता है। ध्यान रखना, जिस जनपद में महान हिमालय सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है उसी जनपद में जनघनत्व क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि महान हिमालय जनघनत्व के मामले के लिए क्या है, वहां पे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है। ठीक है, पिथौरागढ़ के बाद अगला आता है आपका कौन सा? तो अगला है आपका बागेश्वर। पिथौरागढ़ का कितना है? 68। और अगला है आपका बागेश्वर, और बागेश्वर का जनघनत्व है कितना? 116। कितना है? 116। वहीं सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा है हरिद्वार में, और हरिद्वार का जो जनघनत्व है वो है 801। दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर आता है, यहाँ का है 649। तीसरे नंबर पे आता है कौन सा आता है? देहरादून, और देहरादून का है 549। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका नैनीताल आ जाएगा, और नैनीताल का है कितना? 225 हो जाएगा नैनीताल को।
225। वहीं अगर हम देश में बात करें तो देश में उत्तराखंड का जो स्थान है जनघनत्व के मामले में वो कौन सा है? 25वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। और हमारे उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? 189, जो कि 2001 की जनगणना की तुलना में 30 ज्यादा है। इसका मतलब 2001 में कितना था? 159 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋतु प्रवास किस जनजाति में होता है? तो भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास होता है। और ध्यान रखना, ग्रीष्म काल या ग्रीष्म जो आवास होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो आवास होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैत कहा जाता है। वहीं जो शीतकालीन आवास होता है उसको क्या बोलते हैं? गुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुंडा कहा जाता है। ठीक है, चल अगला प्रश्न, फांसी गदेरा नामक स्थान कहां पर है? तो ये नैनीताल में है। ठीक है, नैना झील से लगी पहाड़ियों के नाम अभी बताए थोड़ी देर पहले ना। हाँ ठीक है, तो देखो स्नो व्यू है शेर का डांडा बिल्कुल है, देवपात है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो मिलान वाला है और खेल से संबंधित आपका प्रश्न हो जाएगा। एक प्रश्न आपका खेल से बनता ही बनता है, तो इसलिए ये आप बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आ जाते हैं हम, देखो हंसा मनराल की बात करें तो हंसा मनराल ये भारोत्तोलन से संबंधित है। 2001 में इनको क्या मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता ही है क्यों मिलता है? ये बेस्ट कोच के लिए मिलता है। ठीक है, चलो उसके बाद रेणु कोहली की बात करें तो रेणु कोहली एथलेटिक्स है और 2002 में इनको क्या मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। जसपाल राणा क्या है? निशानेबाज, और इनको 2019 में मिला। और सुभाष राणा की बात करें तो सुभाष राणा को 2024 में मिला। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, पर्यावरण के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिलता है? ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड कब मिलता है? किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को। चलो जी, सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले 1927 में इनका जन्म होता है। 1927 में इनका जन्म कहां पे होता है? तो इनका जन्म होता है टिहरी गढ़वाल। कहां पे होता है? टिहरी गढ़वाल। ठीक है, 1927। साल 1981 और 81 में चिपको मूवमेंट में इनकी भूमिका होने की वजह से 1921 में 81 में इनको क्या मिलता है? पद्मश्री अवार्ड मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, विवादों के कारण इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा बात करें 1985 और 1985 में, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। साल 1987 में इनको जो है राइट लिवलीहुड या लाइवलीहुड पुरस्कार से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। और उसके बाद साल आया आपका 2009 और 2009 में इनको क्या मिलता है? हाँ, इनको मिलता है पद्म विभूषण। तो सरकार ने इनको और भी बढ़ा है ना, पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान रखना 2021 में इनकी क्या होती है? मृत्यु भी हो जाती है। 2021 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, इनके द्वारा देखो एक संस्था भी चलाएगी, उसका नाम था पर्वतीय नवजीवन मंडल। इनकी पत्नी विनीता देवी, इनके साथ मिलकर जो है इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की भी क्या करी? शुरुआत करी। ठीक है, अगले प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, किस व्यक्ति ने कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा? तो ये कहा भाई किसने? मुकुंदी लाल ने कहा। ठीक है, किसने कहा? मुकुंदी लाल। कुंवर सिंह नेगी को आपको ध्यान में रखना है इनको। ठीक है, किसके लिए? ब्रेल लिपि के लिए, है ना। एक क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था ना। हाँ, तो कई बार मैं करा चुका हूं, तो इसको ऑनलाइन वाले क्या करेंगे? कमेंट करेंगे कि इनको जो है 1990 में कौन सा पुरस्कार दिया गया कुंवर सिंह नेगी को। ठीक है, चले जी, तो ये सेट नंबर 84 का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।